Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu analysis for 27th of July 2026। 27 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें यार। अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो। ये दो चीज़ें आप प्लीज़ करें, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा फ्रॉम दैट। एंड आई होप आपको कंटेंट जो है वो सबसे अच्छा मिल रहा है, और इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो नोट्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मैं नोट्स भी आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे आप फ्रंट पेज में आप देखेंगे तो नंदन नीलकानी की टास्क फोर्स बनाई गई है, और मीराबाई चानू स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको मिलेंगे। ब्लैक सी के बारे में हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे। तो पहले मैं आज आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का एनालिसिस है ये 27 जुलाई 2026 का एनालिसिस है, और आज मैंने एनालिसिस को ब्रेक किया है पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, सारे अलग अलग पार्ट्स आपको मिलेंगे, प्लस रिवीजन प्लस एमसीक्यूज के साथ। अगर आप कवरेज में देखें क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर के पेजेस हैं। आप देख सकते हैं पेज 1, 4, 5 और 8, 9 में नंदन नीलकानी के बारे में, टास्क फोर्स के बारे में, प्रधान के एग्जिट के बारे में था, तो वो सारी चीज़ें कवर करके मैंने एक में रखी है। देन आपका पेज 1 एंड 14 में ब्लैक सी के बारे में, जैसे आपने फ्रंट पेज में मैंने आपको ब्लैक सी की दिखाई थी। देन असम फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एंड सिटीजनशिप, इसके बारे में पेज 2 में आया है। कावेरी वाटर शेयरिंग के बारे में, मन की बात, आरबीआई गवर्नर ने इन्फ्लेशन में क्या बोला है, डेंगू वैक्सीन के बारे में, बिट चैट के बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के बारे में, एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सिलेबस मैपिंग भी मैंने कर दी कि कौन सा पार्ट किस सिलेबस का है, सिलेबस के कौन से पार्ट का, जैसे एग्जाम टास्क फोर्स, एंटी डिफेक्शन नोटिस, ये सब जीएस पॉलिटी का है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल पॉलिटी का है। कावेरी टॉक जो है वो भी वैसे, क्योंकि रिवर वाटर डिस्प्यूट है इसलिए GS2 का है। ब्लैक सी एडवाइजरी इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट की। आरबीआई इन्फ्लेशन GS3 इकोनॉमी का है। डेंगू वैक्सीन जो है वो आपका GS3 साइंस एंड टेक की है। ऑपरेशन सिंदूर सिक्योरिटी का है। इन्वायरमेंट का है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल, एंड स्टूडेंट सुसाइड GS1 सोसाइटी का है। जेंजी मोबिलाइजेशन और माइग्रेशन भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिवाइड कर दी है स्ट्रेटजी बेस में। तो ना स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। सबसे पहली न्यूज़ है नंदन नीलेकानी टास्क फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स हेडेड बाय फॉर्मर UIDAI चेयरमैन नंदन नीलेकानी टू मेक द एग्जाम सिस्टम लीक प्रूफ एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो सिंपल सी बात है, एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाने की बात की है, एंड दिस टास्क फोर्स हैज बीन मेड विच विल बी हेडेड बाय द फॉर्मर UIDAI, यानी कि आधार के जो चेयरमैन थे नंदन नीलेकानी, और ये इन्फोसिस के फाउंडर्स में भी थे। Now I will be making this system leak proof and technology driven, ताकि टेक्नोलॉजी रन हो जाए और लीक प्रूफ हो जाए। तो दिस इज अ थिंग विच इज देयर। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन आपने देखा होगा, नीट यूजी का जो पेपर लीक था और एग्जामिनेशन उसके ऊपर उन्होंने अपना वो किया था, रिजाइन किया था। एंड इसके अलावा उनके रिजाइन करने के बाद जो प्रहलाद जोशी है, he will be taking the charge of education ministry, याद रखना। एंड that is the thing which is there. I hope you got clarity regarding all these things. कंपोजिशन की अगर हम बात करें टास्क फोर्स की, तो जो चेयरमैन है वो है नंदन नीलेकानी। आधार इकोसिस्टम UPI के एक तरीके से कहना चाहिए आर्किटेक्ट रह चुके हैं, ये इन्फोसिस के को फाउंडर रह चुके हैं। इसके अलावा फॉर्मर इसरो चेयरमैन S सोमनाथ इसके मेंबर रहेंगे, है ना। देन इसके अलावा तपन डेका फॉर्मर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो इसके मेंबर रहेंगे। V कामाकोटी डायरेक्टर IT मद्रास। अनीता करवल फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी। अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक एक्सपर्ट, ये सब इसके मेंबर्स रहेंगे। देन इसके अलावा बैकग्राउंड अगर हम बता दो NTA के बारे में, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फॉर्मेशन हुआ तो 2017 में रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ऑटोनॉमस बॉडी है विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कंडक्ट्स नीट, UG, JEE मेंस एंड UGC नेट्स UET एग्जामिनेशन, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी भी मैंने आपको बताई थी, विच इज़ फॉर द मल्टी स्टेज टेस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें राधाकृष्णन कमेटी ने ही रिकमेंड की थी। ये भी मैंने आपको परसों के एनालिसिस में बताया था, आज रिवीजन करा रहा हूँ। एजुकेशन याद रखना कॉन्करेंट लिस्ट में है, याद रखना आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों ही लेजिस्लेट कर सकते हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। दूसरा टॉपिक है राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब राइट टू प्रोटेस्ट देखो कहाँ कहाँ प्रोटेक्टेड है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो आर्टिकल 19(1)(a) जो है वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। आर्टिकल 19(1)(b) आपको राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स देता है।
आर्टिकल 19(1)(c) आपको एसोसिएशंस और यूनियंस बनाने की परमिशन देता है। आर्टिकल 19(2) जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है कि सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इन केसेस में आपकी ये राइट्स छीने जा सकते हैं। आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, यानी कि पुलिस आपको बहुत सारा जाती नहीं कर सकती है ना, आपको मेडिकल केयर मिलनी चाहिए, है ना, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आर्टिकल 22 जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, सेफगार्ड्स इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सब चीज़ें देती है। मतलब जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो एडवाइजरी बोर्ड बनाने की बात की गई कि 3 महीने के अंदर आपको एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 22 आपको देता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि रिलेटेड हैं टू राइट टू प्रोटेस्ट एंड ऑल, है ना, लेकिन पीसफुल होना चाहिए, दैट इज़ द बिग थिंग जो हमने देखी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे कि कुछ केसेस जो इंपॉर्टेंट है। रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी 2012 का केस है, जहाँ पे मिडनाइट पुलिस एक्शन ऑन स्लीपिंग क्राउड वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस द होम सेक्रेटरी 2012, ठीक है। अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2016 का केस है, फोर्स इन क्राउड कंट्रोल मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि फोर्स इन क्राउड कंट्रोल मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, है ना, याद रखना। अनीता ठाकुर वर्सेस द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसमें हाई कोर्ट का फैसला था कि फोर्स इन क्राउड कंट्रोल मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2020 शाहीन बाग केस, जिसको बोलते हैं राइट टू प्रोटेस्ट एग्जिस्ट बट नॉट इंडेफिनिट ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक वेज। ये इंपॉर्टेंट है कि राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन आप पब्लिक प्लेसेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, ब्लैंकेट बैन ऑन प्रोटेस्ट इन सेंट्रल दिल्ली स्ट्रक डाउन। वहाँ पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया था सेंट्रल दिल्ली में उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था मजदूर किसान शक्ति संगठन केस में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, डिटेंशन विदाउट अ ट्रायल टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑफेंसेस। जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हो बिना ट्रायल के, तो याद रखना इंडिया इज़ अमंग द फ्यू डेमोक्रेसीज जहाँ पे ये चीज़ पीस टाइम के लिए में भी है कि पीस टाइम में भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर सकते हो, याद रखना। एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने में बोर्ड बनाना है, कितना एक छोटा सा सवाल आपके लिए कि कितना मैक्सिमम टाइम तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में कैद रखा जा सकता है, दैट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन टू यू, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है। इसका बताइएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 2 आर्टिकल्स देखो न्यूज़ में थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2 आर्टिकल्स न्यूज़ में थे। यहाँ पे है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 कहता है कि प्रेसिडेंट सम्मन्स ईच हाउस, जो प्रेसिडेंट है वो सम्मन करता है ईच हाउस। मॉनसून सेशन चूंकि आ रहा है ना, उसके लिए बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट सम्मन करता है हाउसेस को, और 2 सेशन के बीच में जो गैप है इट मस्ट नॉट एक्सीड 6 मंथ। याद रखना 2 सेशन के बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 सेशंस होते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड कर रखे हैं कि 3 होने चाहिए। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन केवल ये बोलता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोरम जो होता है वो 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप होता है, याद रखना। आर्टिकल 100 में है कोरम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, याद रखना। एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट ओनली हैज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पार्लियामेंट्री डिवाइसेस कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। एडजमेंट मोशन जो कि लोकसभा के लिए रहता है, कॉलिंग अटेंशन दोनों हाउसेस में हो सकता है, 0 आवर दोनों हाउसेस में, नो कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा, ओनली लोकसभा, याद रखना। एंड सेंसर मोशन लोकसभा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज पार्लियामेंट्री डिवाइसेस एज वेल। एक एक करके हम धीरे धीरे ये भी सब जान देंगे। कोई वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें सारे पार्लियामेंट्री डिवाइसेस दे दूंगा। जेनजी का पॉलिटिक्स में आना, अब आप सबको पता होगा कि जेनजी प्रोटेस्ट में कैसे आए। अब यहाँ पे तेलंगाना सीएम जो है ए रेवंत रेड्डी, उन्होंने प्रपोज किया है रिड्यूसिंग द मिनिमम एज फॉर एंटरिंग द लेजिस्लेचर टू 21 ईयर्स। अभी आप सबको पता होगा कि जो एज है वो 25 ईयर्स है, तो उससे घटा करके कह रहे हैं कि भाई 21 ईयर्स कर दो आप एज, ठीक है। तो करेंटली देखो, करंट मिनिमम एज देख लो, लोकसभा एमपी बनने के लिए 25 साल है ना, लोकसभा एमपी बनने के लिए 25 साल है, राज्यसभा एमपी बनने के लिए 30 साल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए बनने के लिए 25 साल है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 साल है, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल है, गवर्नर बनने के लिए 35 साल है, और वोटर बनने के लिए 18 साल है।
ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मिनिमम एज जो है वो 21 साल कर दो, क्योंकि जेंजी देखा जा रहा है जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है पूरे मैटर को, तो बहुत ही अच्छा है। और इंडिया की मीडियन एज जो इस समय है वो 28 to 29 है। ओवर 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर 35, है ना। तो ऑथर का इनका कहना है कि भैया 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन तो अभी 35 साल से कम की एज की है, ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एज है वो भी, जो ओवरऑल एज है वो भी थोड़ा कम होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो जेंजी पॉलिटिक्स में आने के बाद अब एज को घटाने की बात जरूर चल रही है, तो आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे। एंटी डिफेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। वैसे एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें एक केस जरूर याद रखना कि होतो हॉलहन वर्सेस जकीलहू 1992 का केस है, जिसमें अपहेल्ड किया गया था 10th शेड्यूल को। स्पीकर एक्ट्स एज अ ट्रिब्यूनल एंड द डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बट ओनली आफ्टर द ऑर्डर इज पास्ड। तो याद रखना है कि होतो हॉलहन वर्सेस जकीलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1992 का, जिसमें 10th शेड्यूल को अपहेल्ड किया गया था। ये कहा गया था कि स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है एंड डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप इज वाइडर देन फॉर्मल रेजिग्नेशन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो स्पीकर का डिसीजन इसमें फाइनल होता है, लेकिन उसमें जुडिशियल रिव्यू जरूर लग सकता है, ठीक है। 10th शेड्यूल 90 ये आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था। ग्राउंड्स इसके हैं कि भैया वॉलंटरली अगर आपने मेंबरशिप दे दी, वोटिंग से अब्सटेन कर गए, अपने पार्टी विप के अगेंस्ट चले गए विदाउट प्रायर परमिशन एंड विदाउट प्रायर कॉन्डोनेशन विद इन 15 डेज, तो ये सारे केसेस में 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में डिलीट किया गया था स्प्लिट का एक्सेप्शन। स्प्लिट का 1/3 स्प्लिट का एक्सेप्शन था पहले, वो 91st अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट कर दिया गया और केवल मर्जर का रखा गया कि 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई पार्टी मर्ज करती किसी दूसरी पार्टी के साथ तो फिर उसमें डिफेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। प्रिसाइडिंग अथॉरिटी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है और वही डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एंड सिटीजनशिप प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। असम का ये न्यूज़ है, तो पहले तो देख लेते हैं व्हाट आर फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं विच आर क्रिएटेड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। तो यहाँ आपको लिखा दिख रहा होगा कि दे आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, है ना, क्रिएटेड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। क्वासी जुडिशियल बोलते हैं इसको, है ना, सेमी जुडिशियल। तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं क्रिएटेड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इनके लिए एक फॉरेनर्स ऑर्डर भी है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964। ये इंपॉर्टेंट है। असम स्पेसिफिक इन प्रैक्टिस, असम में ही अभी वर्तमान में है। रेफरेंसेस कम फ्रॉम असम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन और डी डाउटफुल वोटर्स मार्क्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो जिन वोटर्स को जैसे डी डाउटफुल वोटर्स रखा गया है, तो वहां से फिर वो लोग अब इसमें आते हैं कि भाई अब जब डाउटफुल हो गए तो फिर वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। असम में जो सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट है वो है 25 मार्च 1971। पर्सन्स इंटरिंग आफ्टर दिस आर इलीगल माइग्रेंट। याद रखना 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग असम में आए हैं दे आर इलीगल माइग्रेंट्स और उनको ट्रायल जो होता है वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर होता है, ठीक है ना। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन। फॉरेनर्स एक्ट का सेक्शन 9 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ पर उस व्यक्ति पे डालता है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सिटीजनशिप के मोड जो है वो बर्थ है, डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है, नेचुरलाइजेशन है एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है। दीज आर द मोड्स थ्रू विच सिटीजनशिप कैन बी टेकन। सेक्शन 6A जो है which was inserted in 1985, it gives effect to the Assam Accord. It upheld 4:1 by constitutional bench in याद रखना असम अकॉर्ड 1985 में आया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6A, है ना, याद रखना, जिसमें सिटीजनशिप की बात हमने देखी, सिटीजनशिप की बात की कि कट ऑफ डेट है 25 मार्च 1971, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और असामीज़ आइडेंटिटी को बचाने का जो सेक्शन है वो क्लॉज 6A ही है असम अकॉर्ड में, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एनआरसी और एनपीआर में क्या डिफरेंस होता है। तो एनआरसी देखो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, यानी कि सिटीजनशिप का जो रजिस्ट्री है उसको एनआरसी बोलते हैं, और एनपीआर यानी कि रेसिडेंट्स की नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो पॉपुलेशन रजिस्टर बेसिकली क्या होता है कि जो लोग रेसिडेंट्स हैं, रेसिडेंट्स की रजिस्ट्री को हम एनपीआर में इंक्लूड करते हैं। अब एक सिंपल सी बात यह है कि रेसिडेंट कौन होता है। तो रेसिडेंट हर वो व्यक्ति है जो या तो 6 महीने से आपकी कंट्री में रह रहा है या अगले 6 महीने रहने की प्लानिंग कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में वो क्या होगा, रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको रेसिडेंट और उसमें डिफरेंस भी बता दिया। ठीक है, अब रिवर फोकस में बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर की न्यूज़ में थी। तो ओरिजिन इसका है चेम्यायंगदंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज नियर माल सरोवर, तिब्बत से। तिब्बत में इसको यारलंग सांगपो कहते हैं। इट टेक्स अ ग्रेट बेंड, एक बहुत बड़ा बेंड लेती है नामचा बारवा में, और वहाँ से एंटर करती है इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या दिहांग बोलते हैं। असम में फिर ये ब्रह्मपुत्रा बनती है आफ्टर ज्वाइनिंग दिबांग एंड लोहित नियर सादिया। तो दो नदियां जुड़ती हैं दिबांग और लोहित सादिया के पास, तो वहाँ से फिर इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, ज्वाइन करती है पद्मा को, विच इज़ गंगा, एंड देन द मेघना। ठीक है, तो गंगा जमुना, ये आपका गंगा जमुना मेघना, तो जमुना इज बेसिकली ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, 2900 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, ब्रेडेड है, एंटीसीडेंट रिवर है, विद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली एंड सेकंड लार्जेस्ट उमानंद। याद रखना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली और सेकंड लार्जेस्ट उमानंद दोनों ही इसी में है, ब्रह्मपुत्रा में। तो ये इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, wait for it, tributaries are north bank tributaries आपकी हैं सुबनसिरी which is the largest tributary, antecedent again, जिया भारेली which is कामेंग, then धनसिरी, then मानस, संकोश and तीस्ता। these are the north bank left bank tributaries। याद रखना, सुबनसिरी, जिया भारेली, धनसिरी, मानस, संकोश and तीस्ता। and right bank tributaries में बुरही, दिहिंग, धनसिरी, कोपिली and जिंजीराम। याद रखना जिंजीराम इज देयर, देन कृष्णई, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट और राइट बैंक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बस इसमें नाम याद रखना कि कोपिली अगर कभी आपसे पूछ लिया, संकोश कभी पूछ लिया किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णई पूछ लिया, याद रखना। एंड हेड स्ट्रीम्स की दिबांग और लोहित हैं। याद, हेड स्ट्रीम मतलब दो नदियाँ जब मिलकर ब्रह्मपुत्र बनती है तो दिबांग और लोहित, याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड सुंदरबंस भी फॉर्म होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, सुंदरबंस लार्जेस्ट मैनग्रूव इन द वर्ल्ड, तो ये भी आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कावेरी वाटर रिवर में था, तो कावेरी वाटर का थोड़ा मैं आपको कावेरी रिवर का बता दूं। ओरिजिन इस ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स, कोडागू, कर्नाटका में। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड देन यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी भी जाती है। केरला इज अ बेसिन स्टेट ऑफ कावेरी। ट्रिब्यूटरीज में लेफ्ट बैंक हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, एंड राइट बैंक में लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भावाई, नोयाल, अमरावती। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवाई, नोयाल एंड अमरावती, दीज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है ना। एंड ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है इसके डेल्टा को। ये थंजावुर नागपट्टनम रीजन में एक डेल्टा बनाती है। एंड आइलैंड्स इसमें श्रीरंगपटना है, शिव समुद्र है, श्रीरंगम फॉल्स यहाँ पे है, शिव समुद्र है, और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जगह। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 262 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर एजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एंड मे बार द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 262 बोलता है कि पार्लियामेंट बना सकता है फॉर द एजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, और बाकी सारे कोर्ट्स जो है इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट में नॉट इंटरफेयर विद दैट। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसके लिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट बना है 1956 का, एंड रिवर बोर्ड एक्ट 1956 का। ठीक है, तो याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है वो प्रपोज करता है एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल विद मल्टीपल बेंचेस। अब यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में बता दूं आपको, एमईए की एडवाइजरी आई है इंडियन सी फेयरर्स के लिए कि भैया ब्लैक सी में मत जाओ, वोलेटाइल है। जैसे अब आपको ये भी दिखा दूं कि ये कहाँ की न्यूज़ है, ये फ्रंट पेज में ही है। गवर्नमेंट वॉन्ट सी फेयरर्स अबाउट जॉब्स इन द वोलेटाइल ब्लैक सी। तो एमईए ने अर्ज किया है लोगों से कि भैया सी फेयरर से कि आप केयरफुली अपने सिक्योरिटी रिस्क को देख लो। किसी भी जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले, कोई भी अगर आप कमर्शियल शिप में जा रहे हो ब्लैक सी वाले रीजन में, तो वो ब्लैक सी वाला रीजन जो है वो हिट हो सकता है। जैसे कि
MV एजियन रैगनार, इसको हिट किया था ओडिशा में। ओडिशा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्लैक सी, ओडिशा में ही हिट हुआ था और 4 इंडियंस इसमें थे। फिर गोल्डन लियो हिट हुआ था जिसमें 10 सी फेयरर्स की डेथ हुई थी, उसमें 4 इसमें अगेन इंडियन थे। तो कई लोग जो इंडियन सी फेयरर्स हैं वो इस रीजन में अभी अपने जाने खो रहे हैं, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ब्लैक सी की अगर मैं ज्योग्राफी बताऊं तो 6 कंट्रीज हैं जो टच करती हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, टर्की, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। मैंने इसको आपको बर्गर टी करके इसका मैंने शॉर्टकट बताया था, याद रखना। कनेक्टेड टू द सी ऑफ अजोव बाय द कर्च स्ट्रेट, फिर ब्लैक सी जो है वो सी ऑफ अजोव से जुड़ा है कर्च स्ट्रेट से, याद रखना। कर्च स्ट्रेट आता है और सी ऑफ अजोव को जोड़ता है ब्लैक सी से। सी ऑफ मार्मरा से जुड़ा है बाय बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्ट्रेट से वो सी ऑफ मार्मरा से जुड़ा है। एंड मार्मरा टू द एजेंसी बाय डार्डेनल्स, फिर मार्मरा से एजेंसी के बीच में डार्डेनल्स आता है, ठीक है। और बॉस्फोरस प्लस डार्डेनल्स अगर जोड़ दें तो उसको हम टर्किश स्ट्रेट्स बोलते हैं, है ना, याद रखना। बॉस्फोरस प्लस डार्डेनल्स इज कॉल्ड द टर्किश स्ट्रेट्स, है ना। मेजर पोर्ट्स में ओडिशा आता है, ओडिशा नहीं है, ओडेसा है, याद रखना। एंड नोवोरोसियास्क है, कॉन्स्टेंटा है, वारना है, याद रखना। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन 1936 दे देते हैं। तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन 1936 गिव्स टर्की द कंट्रोल ओवर द टर्किश स्ट्रेट्स एंड रेगुलेट्स पैसेज ऑफ वॉरशिप। तो जो टर्किश स्ट्रेट हमने बात की ना, डार्डेनल्स प्लस बॉस्फोरस, उसके ऊपर जो कंट्रोल है टर्की का दिया गया था मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन 1936 से, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। टर्की में क्लोज द स्ट्रेट टू बेलिजरेंट वॉरशिप्स इन वॉर टाइम, ये पूरा कंट्रोल टर्की को दिया गया है। और मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का इंडिया इज नॉट अ पार्टी, याद रखना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आया था, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आपको पता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। फिर गल्फ स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। बाबिल मंडेब है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। स्वेज कैनाल एंड सुमेद पाइपलाइन जो है वो रेड सी टू मेडिटेरेनियन है। टर्किश स्ट्रेट, डैनिश स्ट्रेट, ये सब चीज़ें हटाओ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कैस्पियन सी भी आया था, तो याद रखना कैस्पियन सी इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है, लार्जेस्ट लेक बाय एरिया है। एंड इट इज एंडोरहिक। एंडोरहिक मतलब क्या होता है कि देर इज नो आउटलेट टू द ओशियन, देर इज नो आउटलेट टू द ओशियन। 5 लिटोरल स्टेट्स आर देयर। 5 लिटोरल स्टेट्स में रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान आती हैं। यानी कृति या तारीख ये कुछ भी मीनिंग निमोनिक आप याद रखना। रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान। इसमें मेनली जो रिवर आती है वो वोल्गा, विच इज़ यूरोप्स लॉन्गेस्ट रिवर। वोल्गा यूरोप्स लॉन्गेस्ट रिवर। यूरल की भी आता है पानी, एंड तेरेक एंड कूरा। एंड इट इज़ होम टू द कैस्पियन सील एंड स्टर्जियन, है ना, याद रखना। स्टर्जियन इज बेसिकली सोर्स ऑफ द बेलुगा केवियर। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको पता होना चाहिए। एंड दो मॉस्क जला दी हैं ये, तो लिबर टैरिफ मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। यूनेस्को एड्स माउंट ओलंपियस एंड डी डे बीचेस। तो याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 2026 का सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो कि बुसान में हुआ, साउथ कोरिया में। तो माउंट ओलंपियस जो कि ग्रीस में है, कंट्रीज हाईएस्ट माउंटेन, इट हैज़ नाउ विच इज़ होम ऑफ द 12 ओलंपियन गॉड्स, जो ग्रीक माइथोलॉजी का पार्ट है, 12 ओलंपियन गॉड्स एंड ऑल। तो माउंट ओलंपियस को यूनेस्को ने ऐड कर लिया है। इसके अलावा नॉर्मैंडी डी डे लैंडिंग बीचेस, फ्रांस, ओमाहा, ये याद रखना है आपको कि इसमें इसको भी ऐड किया गया। नॉर्मैंडी डी डे लैंडिंग बीचेस, फ्रांस, है ना, नॉर्मैंडी डी डे लैंडिंग बीचेस सॉरी, ठीक है। एंड इसके अलावा एंशिएंट जापानीज कैपिटल्स ऑफ असूका एंड फूजीवारा, ये भी आपको याद रखना है, ये ऐड किया गया है। देन बोमा बडिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप, साउथ सुडान, कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो साउथ सुडान की भी फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है बोमा बडिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप है ये। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट साउथ सुडान, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट मैमल माइग्रेशन होता है।
1972 का कन्वेंशन है कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था 1972 में, इंडिया ने 1977 में रेटिफाई किया था। इसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी आती है, 21 स्टेट पार्टीज इलेक्ट करती हैं फ्रॉम द जनरल असेंबली और एनुअली मीट करती है। इसकी कुछ एडवाइजरी बॉडीज भी जैसे इकोमॉस कल्चरल है, IUCN नेचुरल है, इकराम जो है वो ट्रेनिंग एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो इसमें 10 क्राइटेरिया है, आई होप यू विल एक बार देख लेना, सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल आते हैं, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। डिफेंस में भी हम बात कर लेते हैं। मन की बात में इंडिजनाइजेशन की बात की गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें INS महेंद्रगिरी का नाम आया, 7th एंड लास्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A, नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट जिसमें बन रहे हैं 17A, प्रोजेक्ट 17A बोलते हैं इसको। डिजाइंड बाय द वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, बिल्ट एट मजगांव डॉक एंड GRSE गार्डन जो है। ओवर 75% इंडिजिनस कंटेंट है एंड आत्मनिर्भर भारत को शोकेस करता है। DRDO के सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया, जैसे प्रोजेक्ट कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल with interceptors of 150 to 350 किलोमीटर रेंज, इंडियाज ओन S-400 क्लास शील्ड है ये प्रोजेक्ट कुशा। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल भी DRDO द्वारा की गई थी, तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ब्रह्मोस एंड अस्त्र एग्रीमेंट हमने इंडोनेशिया के साथ किया, वही प्राइम मिनिस्टर ने बताए थे, है ना। एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट में हमने इंडिजिनसली डेवलप्ड को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी है, ये भी चीज़ें। कारगिल विजय दिवस जो था वो याद होगा आपको 26 जुलाई को होता है 1999 में, क्योंकि ऑपरेशन विजय, आर्मी का ऑपरेशन विजय हुआ था इस दिन। एंड द इंडियन एयरफोर्स कंपोनेंट वाज ऑपरेशन सफ़ेद सागर। याद रखना इसमें इंडियन एयरफोर्स का भी एक कंपोनेंट था, आर्मी का था ऑपरेशन विजय एंड इंडियन एयरफोर्स का था सफ़ेद सागर, है ना। एंड नेवी का ऑपरेशन था तलवार, नेवीज ऑपरेशन वाज तलवार। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। परमवीर चक्र में कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था, कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मिला था, बोथ पॉस्थ्यूमस। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव एंड राइफलमैन संजय कुमार को भी मिला है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी अंडर के सुब्रमण्यम, याद रखना, एंड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी एंड NTRO। तो कारगिल रिव्यू कमेटी के सुब्रमण्यम के अंदर बनाई गई थी और उसके बाद ही डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी एंड NTRO का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिया एडिटोरियल जो मेन आया था वो आया था इंडिया, चाइना एंड द US के बारे में। अब यहाँ पर बात चल रही है चाइना रीसेट एंड इट्स फ्लॉ। तो इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लॉबी सेज इंडिया डिपेंड्स ऑन चाइनीज कैपिटल, मशीनरी, APIs एंड सप्लाई चेन, सो अ डॉगमेटिक एंटी चाइना स्टैंस हर्ट्स इंडिया मोर देन बीजिंग। तो एक कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई चाइना के साथ हमको अपने रिलेशन सुधारने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम एंटी चाइना स्टैंस रखते हैं तो वो हमको ही ज़्यादा परेशान करेगा, चाइना को कम करेगा। शशि थरूर का हालांकि काउंटर है। शशि थरूर कहता है दिस मिस्टेक टैक्टिकल बिजनेस कन्वीनियंस फॉर लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी एंड इग्नोर्स अ डिकेड ऑफ अनप्रोवोक्ड एग्रेशन। तो उनका ये कहना है कि भैया ये नेशनल सिक्योरिटी के हित में नहीं है, लेकिन ठीक है, याद रखना चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है विद इंडिया, इट इज़ मोर देन $100 बिलियन, विच इज़ एन इकोनॉमिकल किल स्विच। मतलब इकोनॉमिक तरीके से कभी भी चाइना चाहे तो हमको उड़ा सकता है कि भाई 100 बिलियन से ज़्यादा का कैपिटल ट्रेड सरप्लस है विद इंडिया चाइना का। तो बहुत बड़ा है डिफरेंस, और हम बहुत सारी चीज़ें मतलब इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन के पॉइंट क्या कहें कि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश का तवांग वाला रीजन, उसकी नेमिंग करता रहता है, चाइना के अंदर इंक्लूड करता रहता है ना। एंड वेपनाइज्ड मोनोपोली ओवर रेयर अर्थ मटेरियल है भी है। UNSC वीटो करता रहता है, पाकिस्तान को शील्डिंग देता रहता है। सलामी स्लाइसिंग एक टर्म था, सलामी स्लाइसिंग। तो इट इज़ अ ग्रेजुअल स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रेजुअल स्मॉल टेरिटोरियल और इन्फ्लुएंशियल गेन, ईच टू माइनर टू ट्रिगर अ वॉर दैट कुमुलेटिवली अल्टर द स्टेटस क्वो। चाइना क्या करता है, बहुत धीरे धीरे तरीके से छोटे छोटे स्मॉल टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस गेन करता है। मतलब समझ 1 इंच इधर आ जाएगा। अब 1 इंच में आपको लगेगा यार जमीन में 1 इंच का ही तो टुकड़ा, 1 इंच ही तो आया, ये कुछ नहीं आया, लाइन थोड़ा मोटी तो बनाई है, कुछ नहीं किया है। बट धीरे धीरे क्या करता है, जैसे सलामी को स्लाइस करते हैं ना बहुत पतला पतला बारीक, वैसा ही सलामी स्लाइसिंग करके धीरे धीरे टेरिटोरियल गेन करता रहता है। और जैसे कि LAC वाला जो रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें देपसांग में, चुमार 2014 में, दोकलाम 2017 में,
और इसी तरह गलवन वैली क्लैश 2020 में। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे क्लैशेस करके फिर वो धीरे धीरे, मतलब वॉर ना हो बट थोड़े बहुत क्लैशेस में थोड़ा बहुत भी टेरिटोरियल गेन हो तो करता रहता है, तो इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा सलामी स्लाइसिंग का मतलब। ठीक है, इकोनॉमी में आते हैं तो आरबीआई गवर्नर ने इन्फ्लेशन को कहा कि भैया फोरमोस्ट प्रायोरिटी हमारी इन्फ्लेशन ही है। इन्फ्लेशन आप सबको पता है, संजय मल्होत्रा के बारे में आप सब जानते हैं, इस समय हमारे आरबीआई गवर्नर हैं। और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात उन्होंने ज़रूर की है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट 4 ± 2% रखा गया है। इन्फ्लेशन सीपीआई से निकालते हैं कंबाइंड, यानी कि सीपीआई कंबाइंड से, और 4 ± 2, इसीलिए इसको वो बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बनाई गई जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं। आरबीआई इज द गवर्नर जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयर होता है विद कास्टिंग वोट, डिप्टी गवर्नर एक आरबीआई ऑफिसर होता है, एंड 3 अपॉइंटेड बाय द सेंटर, है ना, 4 साल के लिए होते हैं, मीट्स एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। ठीक है, 3 गवर्नर आरबीआई से होते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। एफसीएनआर बी आपको बताया था कि एक जैसे एनआरआईज जो हैं वो फॉरेन करेंसी में, यानी कि डॉलर में अगर इंडियन बैंक में कोई पैसा रखते हैं 1 से 5 साल तक के बीच में, तो उसको एफसीएनआर बी कहा जाता है ना। तो उसमें इंटरेस्ट भी उनको डॉलर में मिलता है, सारी चीज़ें भी मिलती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। एक छोटा सा सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, देखो की कंसेप्ट में से फंजिबिलिटी क्या होती है। ये लिखा है ना फंजिबिलिटी, बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज़ दे रहा हूँ। फंजिबिलिटी लिख लीजिए, FUNGIBILITY। ये आप गूगल करेंगे फंजिबिलिटी, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं साइंस एंड टेक में इंडिया की पहली डेंगू वैक्सीन के बारे में। इंडिया की पहली डेंगू वैक्सीन जो है उसका नाम है क्यूडेंगा, याद रखना, द नेम इज क्यूडेंगा। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या क्या आई देखो, तो पहले CDSCO ने क्यूडेंगा को अप्रूव किया है। मेड बाय द जापानीज कंपनी ताकेडा फॉर एजेस 44 to 60 रिगार्डलेस ऑफ प्रायर डेंगू इन्फेक्शन। तो 4 से 60 साल तक के व्यक्ति के लिए है। इंडिया के ड्रग रेगुलेटर CDSCO ने इसको अप्रूवल दे दिया है क्यूडेंगा को, लेकिन इसको बनाया एक जापानीज कंपनी ने है, ताकेडा ने। ठीक है ना, approved in over 40 countries, it is live attenuated tetravalent vaccine। लाइव होती है, attenuated लाइव मतलब कि उसमें लाइव उसका यूज़ किया जाता है। attenuated tetravalent वैक्सीन है। attenuated मतलब लाइव रहता है लेकिन उसकी इंटेंसिटी घटा दी जाती है, attenuation का मतलब यही होता है। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कुछ कंसर्न्स भी हैं हालांकि इसमें क्यूडेंगा के ऊपर लेकर के, लेकिन ये अभी अप्रूवल दिया गया है इसको। ठीक है, antibody dependent enhancement, antibodies produced against a first dengue serotype can actually enhance infection by a second serotype। ये हटा दो, ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। क्यूडेंगा के बारे में आपको याद रखना है। डेंगू बेसिक्स आपको पता नहीं चाहिए। डेंगू जो होता है वो वायरस से होता है, जो कि एक फ्लेवी वायरस होता है, फ्लेवी वायरस, एंड इसको ट्रांसमिट किया जाता है फीमेल एडीज एगिप्टी, याद रखना है, एडीज एगिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस, याद रखना। ये मॉस्किटो होते हैं, दे बाइट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ब्रीड इन क्लीन स्टैग्नेंट वाटर। साफ पानी में ये, स्टैग्नेंट वाटर में ये आते हैं, फीमेल एडीज एगिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, याद रखना है आपको। एंड कुछ और डिसीजेज जो एडीज मॉस्किटो के कारण होती है उसमें चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर भी है, याद रखना। एंड इंडिया की एक खुद का भी कैंडिडेट है अभी, लेकिन अभी वो उसके ट्रायल चल रहे हैं, उसमें डेंगीऑल है ना, क्यूडेंगा नहीं है, डेंगीऑल है। तो ठीक है, याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा इंडिया की पहली डेंगू वैक्सीन के बारे में। प्रैक्सिस क्या है, व्हाट इज दिस प्रैक्सिस? इट इज प्लेनेटरी रिंग ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन सिटू सैम्पलिंग। प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन सिटू सैम्पलिंग। इट इज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर इनोवेटिव एडवांस कंसेप्ट 2026 फेज 1 फंडिंग। ठीक है, तो याद रखना, it's a bio-inspired robotic explorer driver by an artificial intelligence model, first mission that would directly sample particles from a planetary ring system। तो ये पहला मिशन है जिसमें फर्स्ट मिशन है जिसमें डायरेक्टली सैम्पल पार्टिकल्स आएंगे फ्रॉम प्लानिटरी रिंग सिस्टम। जो प्लैनेट्स और रिंग्स होती है ना उनके, जैसे जुपिटर और आपका सैटर्न हो गया, इन सब में। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। उसके लिए प्रैक्सिस मिशन है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज़ में था, तो एक पहली बार ऐसा हुआ कि 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक्स वर मूव्ड इनटू अ कस्टम बिल्ड रीवाइल्डिंग टनल एट द गोडावन कंजर्वेशन सेंटर जैसलमेर। ठीक है ना, याद रखना कि 3 चिक्स जो है फ्रॉम द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उनको रीमूव किया गया है टू अ रीवाइल्डिंग टनल। ठीक है ना, फिर इसके बाद उनको रिलीज किया जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क में, है ना। आफ्टर दैट दे विल बी सेंट इनटू द डेजर्ट नेशनल पार्क। याद रखना है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 की स्पीशीज़ है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है। और जो CMS यानी कि बॉर्न कन्वेंशन आपका बर्ड्स और एनिमल्स में होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स में, तो CMS बॉर्न कन्वेंशन के भी अपेंडिक्स 1 में आती है। इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। पुअर फ्रंटल विजन, इनका सामने देखने का जो विजन होता है कम होता है, पावर हेड लाइन से इसलिए टकरा जाती हैं ये। हैबिटेट इनका एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है, जिसमें राजस्थान गुजरात वाला मेनली रीजन है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, मेनली राजस्थान। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक और बस्टर्ड्स भी हैं, जैसे लेसर फ्लोरिकॉन भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और अपने लीपिंग डिस्प्ले के लिए फेमस है। इसके अलावा बंगाल फ्लोरिकॉन ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तराई एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स में है। मैकीन बस्टर्ड याद रखना विंटर माइग्रेंट है टू द इंडिया। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो लाई करता है जैसलमेर एंड बाड़मेर रीजन में। देन ताल छप्पर सेंचुरी चूरू में है, इट्स अनदर ग्रासलैंड रिफ्यूज। ताल छप्पर सेंचुरी ये भी चूरू में है, चूरू राजस्थान, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बिट चैट टेक डाउन इंटरमीडिएट लाइबिलिटी टेस्टेड, तो हुआ क्या देख लेते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसने डायरेक्ट किया है गिटहब को ऑन 23 जुलाई टू रिमूव 3 रिपोजिटरीज होस्टिंग बिट चैट विद इन 3 आवर्स। तो बिट चैट को रिमूव करने की इन्होंने बोली है। तो बिट चैट एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है ऑन ब्लूटूथ मैश नेटवर्क। नो इंटरनेट, नो सर्वर, नो फोन नंबर इज नीडेड। एक्स के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने इसको बनाया था बिट चैट को। तो बिट चैट का जो रिपोजिटरी है उसको रिमूव करने की बात गिटहब को दी गई है I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और इंडिया में आप सबको पता है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल है 2021 में आए हैं, उसके अंतर्गत इंडिया ऐसी चीज़ें कर सकता है, मतलब दे सकता है ऐसे टेक डाउन के नोटिसेस। लीगल डिस्टिंक्शन देख लीजिए, यहाँ पे सेफ हार्बर प्रोविजन क्या होता है। सेफ हार्बर में क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म्स है उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता, जो कुछ भी उनके ऊपर, जैसे मान लो एक्स में आपने कुछ गलत डाल दिया तो अब इसके लिए एक्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, आपको ठहराया जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट द सेफ हार्बर प्रोविजन इज, कि आप लाइबल नहीं है फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट। ठीक है ना, थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लाइबल नहीं है। लेकिन सेक्शन 79 जो आया था डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल में, उसमें रिमूव कर दी जाती है आइडेंटिटी को, है ना। एंड ये याद रखना, इस इम्यूनिटी को रिमूव किया गया और बोला नहीं भैया आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और आपको गवर्नमेंट इस तरह से नोटिफिकेशन दे सकता है। ठीक है ना। सेक्शन 69A जो है आपका IT एक्ट का सेक्शन 69A, ये यूनियन गवर्नमेंट को पावर देती है टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर। सेक्शन 69A इज द एक्चुअल ब्लॉकिंग पावर जो दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे बात हम नहीं करेंगे, पलानी टेम्पल की बात नहीं करेंगे। रैपिड रिवीजन में ये देख लो आप, ये सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको वन लाइनर्स मिल जाएंगे जो जो हमने आज डिस्कस किए हैं। ये बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन प्लेसेस जो न्यूज़ में थे, मीराबाई चानू मणिपुर की, शी हैज़ वॉन हर थर्ड सक्सेसिव कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड। विमेन की 48 कैटेगरी में इनको मिला है। ऋषिकांता सिंह इनको सिल्वर मेडल मिला है, ये आपको याद रखना है। ऋषिकांता सिंह को सिल्वर मेडल मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस जो न्यूज़ में थे वो द्रास लद्दाख में, भोगपुरम ये आंध्र प्रदेश में, रामदेवरा जैसलमेर में, ये ओडिशा यूक्रेन में ब्लैक सी पोर्ट है, बुसान साउथ कोरिया में, ये सारे प्लेसेस इन न्यूज़ थे।
ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड स्कीम्स जो आज न्यूज़ में आई थी उसमें एक तो समग्र शिक्षा थी, इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन स्कीम, पीएम श्री जो NEP 20 के अंदर प्राइम मिनिस्टर राइजिंग इंडिया, पीएम पोषण, माय भारत, जीविका। जीविका इज बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये MCQs हैं जो आप कर सकते हैं। ये पहला MCQ स्क्रीन में आपके सामने है। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसको देख लो। MCQ 2 में आते हैं, ये आप देख लो, यहाँ 4 स्टेटमेंट्स है। इधर साइड मैच द कलर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आपको बताना है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं ये भी मैंने आज पढ़ाया हुआ है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आंसर आप देख लेना, यहाँ पे आंसर है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज द थिंग फॉर द डे। ये कुछ मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।